academy.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु। आज का मिसलेनियस टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो आज हमारा टॉपिक है मिसलेनियस का बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एटीएम क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटीएम क्या होते हैं, है ना, फिर टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या होती है, टीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, केवाईसी क्या होता है, आईएमएफ, मतलब बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसे टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेट तो करते हैं, बट वो कोई बैंकिंग चैप्टर की तरह से नहीं है, वो बैंकिंग में कुछ टॉपिक की तरह से है जिसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है या बैंकिंग टर्म्स हैं, तो बैंकिंग टर्म्स है तो क्या ये क्वेश्चन बैंक में ही पूछे जाएंगे या एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में? तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने जो आज का टॉपिक या चैप्टर डाला हुआ है वो टॉपिक है हमारा एटीएम। अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम का फुल फॉर्म ही एक एग्जांपल लेते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म ही है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर जगह पूछा जाता है। तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी केवल बैंक के बच्चों के ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी लोग को एक बात समझा देता हूं कि अगर इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताएं कहां पर अभी आपको प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं एटीएम। सबसे पहले अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एटीएम का फुल फॉर्म। अच्छा, एटीएम के फुल फॉर्म को कई लोग ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, कई नामों से जानते हैं, तो मतलब कह देते हैं, बट वो सही नहीं है। तो एटीएम का सही नाम क्या है या सही फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का सही फुल फॉर्म व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हिंदी में हम स्वचालित मुद्रा यंत्र के नाम से जानते हैं। एटीएम जब हम कभी जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एटीएम में सबसे पहले एटीएम कार्ड लगाते हो, कार्ड लगाने के बाद कुछ एटीएम का सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले आपको पिन कोड डालना है, कुछ सिस्टम में क्या होता है कि आप डायरेक्टली क्या होता है कि आप टाइप्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट में सेविंग है, करंट है, वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट डालते हैं, है ना, उसके बाद फिर आपको पैसा निकल के आ जाता है। तो स्वचालित मुद्रा यंत्र कहने का मतलब जहां पर मुद्रा खुद चल के आपके पास तक आ रही है। तो एटीएम का फुल फॉर्म याद रखना है, स्वचालित मुद्रा यंत्र। क्लियर है? अब एटीएम में देखा होगा, अच्छा एक और बात है, एटीएम केवल कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको एटीएम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग बैंक यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग एटीएम जाते हैं, तो हमें एटीएम के बारे में कंप्लीट डिटेल प्राप्त होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। क्लियर है? सभी के पास एटीएम कार्ड होगा। अच्छा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर हम एटीएम की बात करें, एटीएम को हम डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं, एटीएम को हम डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड होता है, कहने का मतलब जितना आपके एटीएम या डेबिट कार्ड में अमाउंट है वो सारा अमाउंट आप चाहे तो आप शॉपिंग कर सकते हैं या चाहे तो आप कैश के रूप में विड्रॉल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नाम से ही स्पष्ट है, क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार। तो क्रेडिट कार्ड बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से आपको एक क्रेडिट लिमिट दे देती है। जैसे मान लीजिए मेरी क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट है, मान लीजिए 240, अब 240 है तो कहने का मतलब है कि ये मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं इतने का पैसा यूज कर सकता हूं। तो आप डेबिट कार्ड मतलब अपना पैसा, क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का पैसा कह सकते हो एक लाइन में, मतलब कि डेबिट कार्ड मतलब अपना पैसा, क्रेडिट कार्ड मतलब उधार का पैसा। बात समझे? जो जिसको आपको 45 डेज में आपको या 45 डेज में आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि डेबिट कार्ड मतलब
जो भी आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको डेबिट कार्ड का फॉर्म भरवा दिया जाता है, आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है। अच्छा, डेबिट कार्ड का बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे कभी कभी पिताजी अक्सर लाइन लगाकर बैंक से पैसे निकाला करते थे, तो मैंने पिताजी से कहा कि पापा अगर चाहो तो आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड है तो आप आसानी से किसी भी एटीएम में जाकर आप पैसे वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा नॉर्मली बैंक एटीएम में भी लाइन लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं जितनी आपको बैंक में। अच्छा, एटीएम की बात करें तो एटीएम 24 आवर 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 वर्क होता है, तो इसका मतलब हम कभी भी निकाल सकते हैं। बट बैंक में क्या होता है, आपको बैंक ओपन होने का वेट करना होता है, कभी कभी बैंक बंद हो गई, हॉलीडे हो गया, तो इस वजह से एटीएम क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, इजी होता है। बात समझ में आ रही है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात करेंगे कि एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो अगर आपको कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो वहां पर स्वैप कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा बेनिफिट है। आजकल तो कार्ड भी ले जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे, गूगल पे चल गया है ना, क्यूआर कोड चल गया है। अच्छा, बार कोड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे हम क्यूआर कोड कहते हैं, ठीक है। क्यूआर कोड को फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो बार कोड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे हम क्यूआर कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं एटीएम की। तो एटीएम से रिलेटेड मैंने बता दिया कि एटीएम एक डेबिट कार्ड होता है। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप एटीएम कार्ड से जब आप पैसा या कहे तो एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पैसा तो नहीं निकलता और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक है, मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक, ठीक है, और मैं गया और एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाले, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट कोई भी हो, किसी भी एटीएम से जाकर आप पैसे निकाल सकते हो। क्लियर बात समझ में आ रही है। एक्सिस, अच्छा, इसमें सेम बैंक से निकालने से बेनिफिट क्या है, अदर से निकालने से क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी समझिए क्या क्या चीजें मैं कह रहा हूं आपसे। मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि मैं बैंक एटीएम गया और एटीएम जाने के बाद मैंने कुछ पैसे विड्रॉल किए। मान लीजिए मैंने 5000 विड्रॉल किए, बट 5000 विड्रॉल किए तो बट पैसे तो नहीं निकले एटीएम से, बट हमारे अकाउंट से 5000 रुपए कट गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हम एसबीआई में अगर एटीएम से पैसे निकाले हैं तो क्या हमें एसबीआई में कंप्लेन करनी है या हमें एक्सिस बैंक में कंप्लेन करनी है। ठीक, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने कि भाई अगर हमारा अकाउंट एक्सिस बैंक है और हम एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल रहे थे और वहां पर क्या हुआ कि पैसे नहीं निकले, और क्या हुआ, पैसे तो कट गए बट पैसे नहीं निकले। ऐसी सिचुएशन में हम एसबीआई में कंप्लेन करेंगे या एक्सिस बैंक में कंप्लेन करेंगे। तो याद रखना, हम गैरों से नहीं, हम शिकायत किससे करते हैं, अपनों से करते हैं। तो हमें कंप्लेन कहां करनी है, हमें कंप्लेन करनी है एक्सिस बैंक में। पहले तो एक बार समझा दूं कि कंप्लेन करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर वो समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब पैसा नहीं निकलता है तो सिचुएशन में क्या होता है, 24 आवर में पैसा क्या होता है, आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। कभी कभी देखा होगा एटीएम में ही कभी कभी क्या होता है कि एटीएम में पैसे नहीं निकले और उसी समय क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है। बट मान लीजिए पैसा नहीं आता है तो क्या करनी है आपको, एक्सिस बैंक में आपको कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करने के 7 वर्किंग डेज में, अब यहां पर एग्जाम का अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने दिन में पैसा आ जाता है, तो 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसा क्या हो जाता है, आ जाता है, मनी क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम का पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक बात याद रखना, कंप्लेन करते हैं तो आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। कंप्लेन करना है तो कंप्लेन करते समय ही कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। कंप्लेन नंबर लेना जरूर मैंडेटरी है, भूलना नहीं है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी अगर आपने कंप्लेन नंबर नहीं लिखा, फिर हो सकता है आपने फिर दोबारा कॉल किया, दोबारा कॉल करने के बाद वही सारी बातें आपको फिर से हमें बतानी पड़ेगी, है ना। जो भी हमारे हेल्प के लिए वहां पर एक्सिस बैंक में जो भी वहां पर पर्सन है उसे हमें सारी बातें फिर से बतानी पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्लेन नंबर होगा तो कंप्लेन नंबर से बेनिफिट क्या होगा कि आप आसानी से बता सकते हो कि हमारी कंप्लेन क्या थी और हमारी इस सर से बात हुई थी, मैम जो भी हो, बट कंप्लेन नंबर इंपॉर्टेंट है। कंप्लेन करने के 7 वर्किंग डेज में पैसा क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो
बुक में तो नहीं होती है, बट एक इंटरव्यू पोर्शन में बात करें या हम बात करें वर्किंग डेली वर्किंग की बात करें तो एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे डेली वर्किंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमें कंप्लेन कहाँ करनी है। कंप्लेन अपने बैंक अकाउंट अपने बैंक में करनी है। कंप्लेन करने के बाद अच्छा कंप्लेन चाहे तो आप आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा। कंप्लेन करने के कितने दिन बाद पैसा आ जाता है, 7 वर्किंग डेज में पैसा आ जाता है। मान लीजिए कोई हॉलीडे है तो वो हॉलीडे काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने मंडे को कर दिया तो मंडे कर दिया तो बीच में संडे आ रहा है ना 7 वर्किंग डेज में, तो आपको याद रखना है संडे काउंट नहीं होगा। तो 7 वर्किंग डेज के अंदर पैसा क्या हो जाए आपका, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये था इसका तरीका कि अगर ऐसा ऐसा हो जाता है तो क्या होता है। चलिए एक और बात बता देते हैं एटीएम से रिलेटेड। भाई अगर आप सेम बैंक से एटीएम से निकालते हैं तो कभी कभी पूछा जाता है कि सेम बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो कितना बार है फ्री ट्रांजैक्शन है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरा बैंक एक्सिस बैंक है, ठीक है, और अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक के अगर हमने सेम एटीएम से क्या किया, पैसे विड्रॉल किया, सेम एटीएम कहने का मतलब एक्सिस बैंक से अगर हमने सेम से विड्रॉल किया है तो हमें कितने फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। मतलब अगर हम चाहें तो 5 बार आप निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक है बट मान लीजिए अदर एटीएम है, अदर बैंक एटीएम, एक्सिस बैंक का अकाउंट है हमारा और अदर बैंक एटीएम क्या कर रहा हूं मैं, यूज कर रहा हूं। सेम एटीएम यूज करें तो 5, अदर बैंक एटीएम यूज करेंगे तो 3। बात समझ में आ रहे हैं। अदर बैंक एटीएम यूज करेंगे तो 3। अब ये 3 और 5 का क्या कॉन्सेप्ट बता देते हैं। वैसे तो क्या होता है, ये 5 होता है, बट अगर वही बात करेंगे अदर बैंक एटीएम में, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो 3 और अदर सिटी में है तो 5। कई बच्चे 3 और 5 में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान समझना है। कहने का मतलब अगर आप एक्सिस बैंक का एटीएम यूज कर रहे हो, एक्सिस बैंक का एटीएम एक्सिस बैंक का आपका अकाउंट है और एक्सिस बैंक के एटीएम का यूज कर रहे हो तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे आपको। क्लियर है। और अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक है किसी अदर बैंक एटीएम में तो वहां पर भी 5 फ्री ट्रांजैक्शन है, बट कुछ कंडीशन है। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो फ्री कितने हैं, 3, और अदर की बात करें तो अदर में कितने हैं, 5। तो ये फ्री ट्रांजैक्शन है, आपको याद रखना है। क्लियर है। पहले मैं आपको बता दूं, ये बातें समझ में आ गई कि मान लीजिए एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के सेम एटीएम है तो कितने फ्री ट्रांजैक्शन है, 5 फ्री ट्रांजैक्शन है। और जैसे ही 5 फ्री ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, कहने का मतलब अगर आप छठी बार अगर आप यूज करते हो तो आपको 20 रुपए के आसपास, अप्रॉक्स 20 रुपीज, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, अप्रॉक्स 20 रुपीज आपको क्या करने पड़ते हैं, चार्ज पे करने होते हैं। और अदर बैंक का एटीएम है तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन है। कंडीशन है अगर मेट्रो सिटी में है तो मेट्रो सिटी में 3, अगर हम अदर की बात करें तो अदर में कितने मिलेंगे आपको, 5 मिलेंगे। चलिए ये तो हो गई इतनी सारी बातें। अब बात करते हैं चार्जेस को लेकर। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो चार्जेस है वो कितने हैं, अप्रॉक्स 20 रुपीज। ठीक है, इससे ज्यादा बैंक चार्ज नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा अगर चार्ज करती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, बस ज्यादा कभी चार्ज नहीं करती है। बात समझ में आ रही है। चार्जेस आपको याद रखने लगभग 20 रुपए, अप्रॉक्स 20 रुपए है, याद रखना। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होगा, तो इसलिए मतलब कंफ्यूज नहीं होगी, सर आपने 20 बताया था, कहीं पर 15 कट गया, कहीं पर 18 कट गया, कहीं पर, है ना, तो वो अप्रॉक्स 20 रुपए है, ये अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन। अच्छा, एक और बात बतानी है। बैंक में 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बैंक में 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सब छोटी छोटी चीजें जो आपकी बुक में नहीं मिलती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझना है यहां पर। तो पहले क्या होता था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन तो जो कैश से रिलेटेड है, और जो कैश से नॉट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड विद कैश। जो कैश से रिलेटेड नहीं है वो कहलाते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो कभी कभी जब आप एटीएम जाते हो तो एटीएम जाने के बाद आप क्या करते हो, बैलेंस हमने क्या किया, चेक किया, हमने पासबुक चेक कर लिया,
बात है, या स्टेटमेंट निकाल लिया, तो क्या ये कैश से विड्रॉल या डिपॉजिट से रिलेटेड था? नहीं। ट्रांसफर से रिलेटेड था? नहीं। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर कैश विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आएगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ऐसा कोई भी काम जो आप एटीएम में जाते हो, मान लीजिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है, अब अगर अपना फोन नंबर अगर आपको चेंज करना है तो क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? नहीं, वो कैसा है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब कहने का मतलब, मान लीजिए आपने 3 बार कैश निकाले और मान लीजिए 2 बार आपने पासबुक प्रिंट कराने या कॉन्टैक्ट नंबर सेव कराने कुछ भी करने गए और 3 बार ये ऐसा हो गया, तो कितने हो गए? 3 + 3। और कहां से गए थे आप? एक्सिस बैंक के एटीएम में, तो कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। और हमें ट्रांजैक्शन कितने फ्री मिले थे? 5। तो एक ट्रांजैक्शन बढ़ गया जिसकी वजह से हमें ये पैसा पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हमने तो 3 ही बार पैसे निकाले और कॉन्टैक्ट चेंज करने गए थे या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करने गए थे, तो 5 तो ऑलरेडी हो चुके थे, 3 2 5, और जैसे ही छठा ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही पैसा कट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहा करते थे कि ऐसा क्यों हो जाता है, किसी में 3, अगर किसी बंदे से पूछो भी कि आपके एसबीआई से बोले, कोई बोलेगा 3 है 4, तो कंफ्यूज रहते थे क्योंकि उनको सारी बातें नहीं पता रहती थी। तो आपको याद रखना है कि सेम बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजेक्शन है और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही क्या किए जाते थे? ऐड किए जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। कहने का मतलब, अब जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, करेंटली अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं वो सारे क्या हैं? फ्री हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन याद रखना है कि जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो क्या है? फ्री हैं। अब केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही क्या किए जाएंगे? काउंट किए जाएंगे। तो ये नई गाइडलाइन है आरबीआई की, ये आपको याद रखना है। और सारी चीजें सेम एज इट इज है, सेम बैंक के एटीएम से, कोई भी बैंक आपका है, किसी भी बैंक के सेम एटीएम से अगर आप यूज करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन है। अदर की बात करें तो अदर भी 5 है, बट मेट्रो सिटी में 3 है, अदर सिटीज में क्या है? 5 है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करें, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले दोनों काउंट किए जाते थे, अब दोनों काउंट नहीं होते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? फ्री है। अब हमें इसका कोई भी ट्रांजैक्शन क्या कहे तो कोई भी ट्रांजैक्शन का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हम जितनी बार चाहें उतनी बार नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये अब काउंट नहीं होगा। तो मतलब हमें जो चार्ज, ये जो गाइडलाइन है सारी चीजें किसके लिए है? फाइनेंशियल। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन्हीं का आपको वही काउंट होंगे और नॉन फाइनेंशियल काउंट अब नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो कहीं न कहीं एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बट ये बुक में मेंशन नहीं होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखने हैं, जिससे कि यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत ना हो। एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा के लिए, और आज भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटीएम से रिलेटेड ये एक सेक्शन मैंने कंप्लीट किया है। अगला सेक्शन है हमारा टाइप्स ऑफ एटीएम। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ एटीएम।